2007 ओडीआई वर्ल्ड कप याद है आपको? अगर आपको याद नहीं है, जितना मुझे याद है मैं कह रहा हूं आपको। पहला मैच हम बांग्लादेश से हार गए थे। दूसरा मैच हमारा था बारमूदा के अगेंस्ट और हमने 50 ओवर पे 413 मार दिया था। 2007 में अगर कोई टीम 50 ओवर में 400 मार देना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं इतना खुश हो गया कि इंडिया इज बैक इन द कैंपेन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मैच था श्रीलंका के साथ। श्रीलंका ने हमें पेल दिया, हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। तो बरमूडा के अगेंस्ट जो मैच था, मुझे वो देख के लगा था कि हम तो ये वर्ल्ड कप जीत रहे, 50 ओवर में 400 मार दिया, क्या बैटिंग लाइनअप है हमारा। लेकिन ज़्यादा खुश शायद उस टाइम मुझे होना नहीं चाहिए था। मुझे पता होना चाहिए था कि किस टीम के अगेंस्ट हम खेल रहे। अब सब कल इंडिया को मीनोबेशर्स कह रहे। क्या जिम्बाब्वे मिनोज है, कितना खुश हमें होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। कल ऑब्वियसली दिन हमारा बहुत अच्छा गया। पहले साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ को हराया, हमने जिम्बाब्वे को हराया। लेकिन बहुत सारे कंसर्निंग फैक्टर्स अभी भी मुझे नजर आता है, बहुत सारे थ्रेटनिंग चीज़ अभी भी है जिससे मेरा दिल नहीं भरा। धीरे धीरे बात करेंगे इस पे। पहले चीज़ तो ये है, क्या जिम्बाब्वे मिनोज है ना। अब लोग कहेंगे कि भाई जिम्बाब्वे बिल्कुल मिनो नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया को हरा के, श्रीलंका को हरा के उस टेबल का टॉपर थे वो, फिर आए इस वर्ल्ड कप में खेलने, सुपर 8 में खेलने। लेकिन जिम्बाब्वे जो है ना, वो सुपर 8 जो उनका ग्रुप स्टेज था श्रीलंका में, उससे उस श्रीलंका वाले बबल से निकला ही नहीं है कभी। आप दोनों मैच देख लो, जहां पे वेस्ट इंडीज ने 250 मारा, फिर कल इंडिया ने 250 के ऊपर मारा, दोनों मैच पे। ठीक है। जो श्रीलंका में था ना, जहां पे वो खेल रहे थे कोलंबो में दोनों मैचेस, ठीक है, उधर स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत बड़े थे, बॉल होल्ड हो रहा था, ग्रिप हो रहा था, आपके स्लोअर वंस रुक के आ रहा था। आपको इंडिया में दो मैचेस अब जो मिला है, एक वानखेड़े एक चेन्नई, जहां पे इस T20 वर्ल्ड कप का सबसे हाईएस्ट बैटिंग एवरेज है। आपने कोई टेक्टिकल चेंज किया ही नहीं। आपने वो आपका जो वो माइंड प्रोसेस बन गया, वो बबल बन गया ना, श्रीलंका वाला बबल, जो लेंथ बन गया आपका, आप वही लेंथ वही प्लान से आप चल रहे हो, कोई नया प्लान है ही नहीं। आपने इस दो मैच पे, आई एम सॉरी टू से, आपने मिनोस जैसे परफॉर्म किया, इसलिए मैं कह रहा हूं। आप कोई कहेगा नहीं ऑस्ट्रेलिया को हरा क्या आया है, आप कैसे जिम्बाब्वे को मिनो बोल सकते हो। तो फिर बाबर आजम भी जिम्बाब्वे नहीं है, क्योंकि इसी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट बाबर आजम जिंदगी भर रन बनाते आ रहा है ना। अगर जिम्बाब्वे अच्छा टीम है तो बाबर अच्छा बैट्समैन है फिर तो। नो डिसरिस्पेक्ट टू जिम्बाब्वे, मैं फिर से कह रहा हूं। आप दोनों मैच देख लो, वेस्ट इंडीज और इंडिया वाला मैच जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, कितने सारे फुल टॉस डाला है जिम्बाब्वे के पेसर्स ने। अगर आप गिन लोगे ना पकड़ के कितने सारे फुल टॉस डाले पिछले दो मैच पे, आप बेहोश हो जाओगे सोच के। ऊपर से फील्डिंग इतना खराब, मैं क्या ही बोलूं। हेटमेयर को 6 पे छोड़ा, वो 85 मार के गया। कल ईशान एक टाइम पे 19 बॉल पे 24 पे था, उसका इजी कैच छोड़ा, वो कितना 24 पे 38 बना के गया। सूर्य कुमार यादव 8 पे था, उसका इजी कैच छोड़ा, वो 13 बॉल पे 33 बना के गया। ऐसे फील्डिंग करके आप कैसे टूर्नामेंट में आगे बढ़ोगे, कैसे बढ़ोगे आगे। तो बहुत ही खराब क्रिकेट जिम्बाब्वे ने खेला है, तो हमने मिनोबेशिंग किया है। ये बात बोलते मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रहा है। ठीक है, वेस्ट इंडीज ने भी किया है, कोई शर्म की बात नहीं है। जिम्बाब्वे ने इस दो मैच पे बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किया है। बॉलिंग तो बहुत ही खराब, फुल टॉस पे फुल टॉस, डाउन द लेग, न्यू बॉल के साथ डाउन द लेग, एन गरावा। मतलब जब भी मैं एन गरावा को देखता हूँ, मुझे एक स्कोर कार्ड याद आता है, 2022 T20 वर्ल्ड कप, एन गरावा वर्सेस KL राहुल, पहला ही ओवर, जो पहले ओवर का जो स्टैंडर्ड KL राहुल ने सेट किया था मेडन खेलने का, वो स्टैंडर्ड आज तक कोई फॉलो नहीं कर पाया। बट जोक्स एपर्ट, संजू आ गया था कल स्क्वाड पे, और जब टॉस पे सूर्या ने बोला कि संजू है प्लेइंग 11 पे, जो चिल्लाया क्राउड, शायद कल के मैच का लाउडेस्ट चीयरिंग था। संजू का फैन फॉलोइंग बहुत इंस्पायरिंग है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब इतना कम मैच खेला वो इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पे, और ऐसा नहीं कि बहुत कुछ खास किया, उसके बाद भी जो फैन फॉलोइंग वो लेके आता है स्पेशली साउथ में, दैट्स इंस्पायरिंग, क्वाइट इंस्पायरिंग। अब संजू के आने से क्या हुआ, दो चीज़ ऑब्वियसली हुआ है। एक, संजू आते ही पहला ओवर कोई राइट आर्म ऑफ स्पिनर डाला नहीं है। जो 3 लेफ्टी बैक टू बैक आ रहा था और उनके सामने एक राइट आर्म ऑफ स्पिन आ जाता, वो आउट ऑफ पिक्चर बिल्कुल हो चुके। संजू का आना बिल्कुल बनता था, वो आया तो एक कंसर्न तो इंडिया का चला गया कि चलो कोई राइट आर्म ऑफ स्पिनर पहला ओवर नहीं डालेगा। दूसरा चीज जो हुआ है, संजू के आने से तिलक नंबर 6 पे आ रहा है, और ये चीज जो तिलक नंबर 6 पे आ रहा है ना, वो टीम के लिए कितना अच्छा है वो हमें बाद में पता लगेगा कि तिलक के लिए इंडिविजुअली बहुत अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि तिलक जब नंबर 3 पे आ रहा था और मिडिल ओवर्स पे खेल रहा था, उसका स्पिनर्स के अगेंस्ट बैटिंग हो ही नहीं रहा था। इस T20 वर्ल्ड कप में शायद स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट कुछ 98-96 का है। तो अगर तिलक नंबर 6 पे आ रहे हो, ऑलमोस्ट 14-15 ओवर्स पे आ रहे हैं, तब तो स्पिनर्स कोई बॉलिंग करेगा नहीं डेथ पे तिलक के सामने। तो तिलक को सिर्फ पेसर्स को खेलने का मिलता है, और तिलक ने मार के दिखा दिया कि मैं पेसर्स को तो मार सकता हूं। तो तिलक के लिए इंडिविजुअली बहुत बेटर है कि वो स्पिनर्स के अगेंस्ट 7 से 14 ओवर बार बार स्पिनर्स के अगेंस्ट उसको टुक टुक करना नहीं पड़ेगा, सीधा आते ही पेसर्स को फेस करेगा वो। तो ये दो कंसर्न, तिलक वर्सेस स्पिनर्स का जो स्ट्राइक रेट का इशू, और लेफ्टी के सामने एक राइट आर्म ऑफ स्पिन आ जाते हैं, वो दो इशू संजू के आने से ऐसे आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, संजू आया, स्टार्ट बेहतरीन, जो बैकफुट पे एक छक्का मारा हॉरिजॉन्टल बैट से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, ब्यूटीफुल शॉट। ठीक है,
कितना 15 बॉल पे 24 बनाए, आउटस्टैंडिंग। और हमारा डगआउट बहुत खुश था, गौतम गंभीर ने फिस्ट बम दिया, बैटिंग कोच ने फिस्ट बम दिया, पूरा डगआउट खुश था कि संजू को जो रोल मिला वो उसने करके दिखाया। हमारा हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप इस T20 वर्ल्ड कप कल हुआ 48 रन का, सब चीज़ अच्छा गया है। एंड मुझे नहीं लगता संजू ने कुछ खराब किया है, इंटेंशन उसका अच्छा था, इंटेंट बहुत अच्छा था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि संजू किस तरीके से आउट हो रहे हैं। फिर से डीप इन द क्रीज खड़े हो जाता है, अगर कोई बॉडी लाइन पे उसको शॉर्ट बॉल डाल रहा है, फिर बाउंसर डाल रहा है, वो इस बॉल पे पावर जनरेट कर ही नहीं पाएगा। संजू कोशिश कर रहा है, जो बॉल शॉर्ट बॉल आ रहा है उसके बॉडी लाइन पे इतना डीप इन द क्रीज खड़े होके, वो कोशिश कर रहा है कि डीप मिड विकेट या फिर काउ कॉर्नर या फिर लॉन्ग ऑन के उधर बड़े शॉट लगाए। आप कहां से पावर जनरेट करोगे इतना क्लोज होके, डीप इन द क्रीज रह के? अगर आप सूर्या की तरह उस बॉल को, शॉर्ट बॉल को, जब बॉडी के क्लोज आएगा, अगर आप ऐसे ऊपर से खेल दो फाइन लेग के ऊपर से, तो शायद आपको बाउंड्री मिल जाए। लेकिन डीप इन द क्रीज रह के आप डीप मिड विकेट या फिर काउ कॉर्नर पे आप पावर जनरेट करके बड़े शॉट तो लगा नहीं सकते। आप टैप करके सिंगल ले सकते हो जरूर। बार बार पिछले 2-3 मैच में आपने देखा होगा संजू डीप इन द क्रीज खड़े होकर बॉडी लाइन शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ है बार बार। ये एक कंसर्निंग इशू है। एंड इफ यू आर जेसन होल्डर, जिस फॉर्म पे जेसन होल्डर है, जो जेसन होल्डर का रिलीज पॉइंट है, आप 6 के 6 बॉल संजू को बॉडी लाइन पे शॉर्ट बॉल या बाउंसर डालोगे, उधर 2 फील्डर लेके, वो जिम्बाब्वे है, इन्होंने इसलिए इन्होंने पहले सोचा नहीं है। तो ये एक कंसर्निंग इशू कि संजू किस तरीके से आउट हुआ, वरना उसने अपना काम ठीक ठाक किया, इससे बेटर ऑब्वियसली खेल सकता है। ही इज नॉट ए 15 बॉल प्लेयर, वो लंबा कर सकता है अपने इनिंग्स, लेकिन जो काम किया है ठीक ठाक किया है। उसके बाद ऑब्वियसली मुझे समझ भी नहीं आया, संजू 3.4 ओवर पे आउट हो गया। ठीक है, पावर प्ले का और 2 ओवर बाकी था, 2 लेफ्टी बैट्समैन क्रीज पे था, सिकंदर रजा को आ जाना चाहिए था, नहीं आया। सिकंदर रजा सीधा 7th ओवर में आया। हॉरिबल कैप्टनसी जो एक मिनो टीम ही कर सकता है। मैं आपको बोलता हूं, ईशान किशन आ गया, अभिषेक शर्मा आ गया, 4th ओवर मतलब 5th ओवर या 6th ओवर वो सिकंदर रजा का क्यों नहीं था? इनफैक्ट मैं तो ये कह रहा हूं कि दूसरा ओवर ही सिकंदर रजा का क्यों नहीं था? संजू आ गए तो ठीक है, संजू कभी ना कभी तो सिंगल लेके अभिषेक को देगा, एटलीस्ट अब अभिषेक को मेंटली तो वो प्रेशर डालते कि मेरे को देखिए ऑफ स्पिनर आ गया। सिकंदर रजा क्यों दूसरे ओवर में या फिर पहले ओवर में या फिर तीसरे ओवर में बॉलिंग करने नहीं आया, ये मेरे लिए ह्यूज इशू है। मतलब क्यों? अब अभिषेक का मेंटलिटी देखते हैं, वो मेंटली कितना स्ट्रांग हो चुका है, वो थोड़ा सा इफेक्ट करता है अभिषेक को। अब सीधा 7th ओवर में आया जब अभिषेक सेट हो गया, तब भी नहीं आया जब ईशान नया आया था। हॉरिबल कैप्टनसी बाय जिम्बाब्वे, हॉरिबल प्लेइंग। कोई टैक्टिकल, मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि एज ए मीनू ही खेला है जिम्बाब्वे कल के दिन, ठीक है, बट जिम्बाब्वे का जिम्बाब्वे जाने, लेकिन अभिषेक का रन आ गया, विच इज गुड। अभिषेक के रन आने का मतलब एक चीज तो कंफर्म्ड है कि युवराज सिंह का एक पोस्ट आ जाएगा या फिर ट्वीट आ जाएगा, एक कंफर्म्ड है, ठीक है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है इससे। अभिषेक का रन आ गया, वेरी गुड। ईशान किशन तो फॉर्म में था ही। सूर्या कुमार अगर जिम्बाब्वे को नहीं मारेगा तो कौन मारेगा, इस पर तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर हार्दिक आके 23 बॉल पे 50 तिल लगा के 14 बॉल पे कितना 44-46 बना के गया, सबने बहुत अच्छा बैटिंग किया, नो डाउट इन दैट। लेकिन मुझे जो बात करना था तिलक वर्सेस रिंकू सिंह, ठीक है। अब रिंकू सिंह के बारे में थोड़ा बात करना पड़ेगा। मैं कैसे, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट आउट। जब 2024 T20 वर्ल्ड कप का सिलेक्शन होने वाला था ना रिंकू का, क्योंकि हम सब कंफर्म थे, श्योर शॉट कि रिंकू का सिलेक्शन तो होगा ही होगा 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए। और रिंकू के जो पिताजी थे, उन्होंने मिठाई कॉलोनी में बांट दिया था। उसके बाद रिंकू का सिलेक्शन नहीं हुआ, विच वॉज वेरी सैड। अब इस बार रिंकू का सिलेक्शन हुआ है। अगर इंडिया ट्रॉफी उठाता है और रिंकू के हाथ पे वो ट्रॉफी होगा, हिज डैड वोंट बी देयर टू सी दिस। और मुझे इस बात का रिग्रेट होता है, मुझे 2024 वाला याद आ गया, क्योंकि 2024 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता है। अगर रिंकू होता तो शायद वो चीज़ उनकी पिताजी देख लेते। ऑब्वियसली उनका भी शायद सबसे बड़ा सपना वही होता कि रिंकू के हाथ में एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी हो, ICC ट्रॉफी हो। बट नेवरदलेस मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतता है, मान लो नहीं जीतता है, तो हम सबको क्रिटिसाइज करेंगे घर पे बैठ के। तो रिंकू का मैं मानता हूँ कि रिसेंट टाइम में फॉर्म इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रिंकू को कोई क्रिटिसाइज ना करे, रिंकू को इधर से आउट ऑफ पिक्चर रखे। बाकी सबको जितना गाली देना दे लो, क्रिटिसाइज करना कर लो। अगर बाई चांस हम इंडिया ये वर्ल्ड कप हार जाते हैं तो रिंकू को मत रखो इसमें, क्योंकि इट्स वेरी टफ यार, वेरी टफ व्हेन योर डैड इज इन दिस कंडीशन एंड यू आर प्लेइंग क्रिकेट। मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है ना, आपके दिमाग में तो हमेशा रहता है, चाहे वो फील्डिंग करते टाइम हो, बैटिंग करते टाइम हो, है ना, विच इज़ वेरी टफ। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि रिंकू के बारे में, रिंकू की परफॉर्मेंस को ज़्यादा क्रिटिसाइज हम ना करें अगर इंडिया जैसे हार गया तो। बाकी लोगों का जो मर्जी है, ठीक है, लॉट्स ऑफ लव टू रिंकू सिंह। लेकिन जो पॉइंट में आता हूँ मैं, तिलक वर्सेस रिंकू, हमने एक फिनिशर को सेक्रीफाइस किया है तिलक के लिए। जो फिनिशर रिंकू सिंह, मुझे पता है कि रिसेंट टाइम से परफॉर्म नहीं किया बैट से उतना, लेकिन रिंकू के पास एक चीज़ तो है कि अंडर प्रेशर पेसर को डेथ पे वाइल्ड चेजिंग बहुत अच्छा खेलता है वो।
इस बात से आप मतलब इस बात को आप डिनाई नहीं कर पाओगे कि रिंकू अंडर प्रेशर चेस करते हुए सेकंड इनिंग्स पे पेसर को बहुत अच्छा खेलता है डेथ पे। तो मेरा ये कंसर्न है कि आगे जगह अगर एक ऐसा मैच आएगा जहां पे दुबे नहीं चला और हार्दिक नहीं चला और हमें चाहिए 15 बॉल 40 या फिर 15 बॉल पे 45, कि आप तिलक अक्षर पे वो कॉन्फिडेंस आपका रहता कि नहीं कर लेगा यार 15 बॉल 45 ये कर लेगा तिलक और अक्षर, या फिर अगर रिंकू होता तो ज्यादा आपको आप में कॉन्फिडेंस होता कि नहीं यार रिंकू कर सकता है, वो पहले भी कर चुका है, वो कर सकता है, रिंकू कुछ भी कर सकता है। तो मुझे लगता है रिंकू मुझे वो ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हार्दिक और दुबे हर मैच पे चले, क्योंकि अक्षर नंबर 8 पे आके मुझे उतना कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली नहीं देगा, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस शायद ऐसे सिचुएशन में अगर हम फंस जाए चेस पे कि 15 बॉल 40 चाहिए, वो मुझे ना तिलक देगा कॉन्फिडेंस, ना मुझे अक्षर देगा। और तो मैं उम्मीद करता हूँ हार्दिक और दुबे फेल ना हो। तो रिंकू का जो बाहर जाना है ना, वो कितना अच्छा डिसीजन है वो हम ऐसे सिचुएशन पे फंस जाएंगे तभी पता लगेगा, ठीक है। बट आई होप कि ऐसे सिचुएशन पे हम ना फंसे, ठीक है। तिलक डिड गुड हियर, ठीक है। अब इंडिया ने 256 बनाया, खुश होना चाहिए, ऑब्वियसली खुश होना चाहिए। लेकिन वेस्ट इंडीज ने जब 254 बनाया था वो 104 रन से जीता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम 72 रन से जीते। बॉलिंग किसका स्ट्रांग है? हमारा स्ट्रांग है ना। हमारे बॉलर्स इतने स्ट्रांग होके भी जिम्बाब्वे 72 रन से हारा है, जबकि वेस्ट इंडीज के बॉलर हमसे तो खराब ही है ना, उसके बाद भी जिम्बाब्वे 104 रन से हारा था। इट मीन्स कुछ तो कंसर्निंग इशू है हमारे बॉलिंग पे। सीधा मुद्दे पे बात करता हूं मैं। वरुण चक्रवर्ती कल के दिन 4 ओवर पे 35 देके 1 विकेट, इससे पहले 4 ओवर पे कितना दिया है? 45-47 दिया है और 1 विकेट लिया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। आपका बेस्ट बॉलर लिस्ट में वरुण चक्रवर्ती है, नॉट जसप्रीत बुमराह। मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूँ क्यों जसप्रीत बुमराह नहीं है, ठीक है। जसप्रीत बुमराह पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं, डेथ पे 2 ओवर डालते हैं। पावर प्ले में चलो बुमराह विकेट ले भी लेता है, ठीक है, और डेथ पे वो रन बिल्कुल नहीं देता है, लेकिन मिडिल पे तो वरुण ही करते ना, और हम मिडिल पे ही हारते हैं मैचेस। आपको ये पता लगना चाहिए। हम चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल हो, चाहे कुछ भी देख लो, हम मिडिल पे ही फंसते हैं। हमें साउथ अफ्रीका वाला मैच उठा के देख लो, हम मिडिल पे ही मैच हारते हैं कि मिडिल पे विकेट टेकर नहीं है। और वरुण अगर देख लो वो ज़्यादा विकेट लेता है ना, अगर आप बुमराह का कंपेरिजन कर लो, इवन इनफैक्ट आर्शदीप बुमराह से ज़्यादा विकेट लेता है अगर आप ओवर टू मतलब स्ट्राइक रेट की अगर बात कर लो, ठीक है। तो वरुण ज़्यादा विकेट लेता है मिडिल ओवर पे। वरुण इज योर मेन बॉलर। अगर वरुण विकेट नहीं लेगा, वरुण का फॉर्म ऐसा है, अगर आपका बेस्ट बॉलर 8 ओवर पे पिछले 2 मैच पे 48 बॉल्स पे 82 रन देके 2 विकेट ले, इट्स ए ह्यूज कंसर्न फॉर मी, ह्यूज कंसर्न। दूसरा चीज जो आपको याद रखना पड़ेगा कि दुबे इज आवर 6th बॉलर इस वर्ल्ड कप में। 2024 T20 वर्ल्ड कप में हमारा 6th बॉलर था हार्दिक पांड्या, दुबे हमारा 7th बॉलर था। इस वर्ल्ड कप में दुबे हमारा 6th बॉलर है। अगर वेस्ट इंडीज या फिर कोई और ओपोनेंट आगे जाके थोड़ा सा दिमाग लगा के बुमराह का 2 ओवर पावर प्ले में अच्छा कर लेना, अच्छा मतलब ये नहीं कि रन बना लो, चलो 10 रन बनाओ बुमराह के 2 ओवर पे और विकेट मत दो, उसके बाद इंडिया को फंसा सकता है यार। अगर वरुण का फॉर्म ऐसा रहा तो, अगर वरुण का फॉर्म ऐसा रहा तो फिर अक्षर पटेल फिंगर स्पिनर, अगर हेटमैन ने उसको लपेट लिया, आपको जाना पड़ेगा दुबे के पास। और दुबे कल के दिन 2 ओवर पे 46, इसलिए पहले 2 ओवर पे 32। दुबे को तो आप मारोगे। इंडिया मैच मिडिल पे हार जाएगा अगर वरुण अच्छा नहीं करेगा। तो आपको दुबे के पास जाना पड़ेगा बार बार। ये मेरे लिए एक बहुत कंसर्निंग इशू है। अगर ओपोनेंट थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा और बुमराह के 2 ओवर पावर प्ले में अच्छा कर लेगा, मतलब विकेट नहीं देगा बुमराह को, तो मिडिल ओवर पे प्रेशर डाल सकते, क्योंकि कहीं भी हम बुमराह को मिडिल ओवर पे लेके नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पास वो डर है कि फिर डेथ पे कौन बॉलिंग करेगा। तो वरुण का फॉर्म पे आना बहुत बहुत जरूरी है इंडिया के लिए। और दुबे जो कोशिश कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो उसने एशिया कप तक बहुत अच्छा बॉलिंग किया था। अभी जो पिछले 2 मैच पे दुबे सिर्फ वाइड लाइंस पे ऑफ कर डाल रहा है, वाइड लाइंस पे वाइड यॉर्कर ट्राई कर रहा है, लेकिन एग्जीक्यूट तो एक भी यॉर्कर नहीं हो रहा है, ठीक है। और इतना प्रेडिक्टेबल आप हो नहीं सकते इस लेवल पे, इतना प्रेडिक्टेबल आप हो नहीं सकते हो। टू मी दिस इज अ कंसर्न, टू मी दिस इज ए कंसर्न, क्योंकि अगर कोई लेफ्टी बैट्समैन अक्षर पटेल को लपेट ले और वरुण विकेट ना ले, फिर हमें दुबे के पास जाना पड़ेगा। और दुबे जो पिछले 2 मैच में बॉलिंग किया बहुत प्रेडिक्टेबल है। तो इधर से इंडिया को बॉलिंग में बहुत कुछ इंप्रूव करना पड़ेगा। आई डोंट नो हाउ एंड व्हाट। जिस तरह से वरुण को स्लॉक स्वीप किया जाए, उसको जैसे पिक करके स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मारे गया तो पिछले 2 मैच पे 2 मैच से ह्यूज कंसर्न। तो इंडिया को चीज़ देखना पड़ेगा। ये 2 चीज़ मुझे कंसर्निंग लगता है। एक 3 चीज़ ऑब्वियसली वरुण और दुबे का बॉलिंग फॉर्म, फील्डिंग भी आप कह सकते हो कंसर्निंग ही है, लेकिन बैट से भी अगर कोई ऐसा चेज वेज आ जाए, क्या तिलक वो कर सकते हैं आगे एज ए नंबर 6, वो तिलक और अक्षर पटेल, उस पर एक मेरा ए रहेगा। संजू जिस तरह से आउट हो रहा है वो भी मुझे मेरे लिए कंसर्न है कि संजू को मतलब फंसाना शायद ईजी हो सकता है अगर ओपोनेंट थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ के आएगा संजू को। बट जिम्बाब्वे के एक बैट्समैन के बारे में बात करना पड़ेगा, बेनेट के बारे में। क्या आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड कप गया है उसका, शायद एक ही बार आउट हुआ है, 277 का एवरेज है। अगर इंडिया की इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट, जहाँ पे बुमराह, अर्शदीप,
वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल खेल रहे, हार्दिक पांड्या बॉलिंग डाल रहे, उसके आगे आप 97 नॉट आउट बना दो, इट्स ए ह्यूज थिंग, ठीक है, ह्यूज थिंग। ब्यूटीफुल बैटिंग करके गया है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग। मैं उम्मीद करता हूँ आगे जाके भी वो अच्छा ही करे, शायद हो सकता है फ्यूचर में कैप्टन भी बन जाए, जैसे ब्रेंडन टेलर बन गया था। तो इट्स ए ह्यूज टैलेंट, बहुत अच्छा खेला है जिम्बाब्वे ने, मेरे हिसाब से तो अच्छा ही खेला है, मतलब बैटिंग में तो अच्छा ही किया है 186। इससे ज़्यादा जिम्बाब्वे क्या ही करेगा इस बॉलिंग लाइनअप के साथ, लेकिन अच्छा किया, ठीक ठाक बैटिंग उन्होंने किया है। इंडिया में उम्मीद करता हूँ अपना ए गेम लेके आए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ को हराना मुश्किल होगा। एक टाइम पे 83 फॉर 7 था वेस्ट इंडीज़ कल के दिन साउथ अफ्रीका के साथ, उधर से 172। रोमारियो शेफर्ड नंबर 9 पे आ रहे हैं, जेसन होल्डर का जो बैटिंग फॉर्म है। और ये हमारा मैच ईडन गार्डन पे होगा, जहाँ पे बाउंड्री थोड़ा छोटा है। अहमदाबाद की इस बड़े बाउंड्री पे जो छक्के लगाए हैं जेसन होल्डर और रोमारियो शेफर्ड ने सेकेंड स्टैंड में सीधा, तो भाई कंसर्निंग इशू है। वेस्ट इंडीज इतना हल्का नहीं है। कल लगा था ना एक टाइम पे कि चलो बहुत ही खराब 82 फॉर 7 हो गया, नहीं, नंबर 9 पे रोमारियो शेफर्ड आके उधर से अगर आपको जिता के दे रहा है, जिता के नहीं दे रहा ऑब्वियसली, लेकिन एक कंपेरेटिव टोटल पे लेके जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड। अपोजिशन को हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। तो इंडिया उम्मीद करता हूँ कि अपना ए गेम लेके आए, लेकिन बहुत सारे कंसर्निंग इशू है, ज़्यादा खुश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सीधा मैं बोलूँ तो जिम्बाब्वे था, इतने सारे फुल टॉस डाउन द लेग बॉलिंग किया, फील्डिंग खराब, तो हमने बहुत ज़्यादा रन बना लिया। ऑब्वियसली हमने अच्छा बैटिंग किया, बहुत चीज़ हमने भी अच्छा किया है, लेकिन इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।